सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। 27 नवंबर का जो ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके लिए साइंस का क्या महत्व है, शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज उसी को लेकर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जो या तो ग्रुप डी के एग्जाम में लास्ट टाइम पूछे गए हैं, या फिर आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, एएलपी, है ना, इन सभी में पूछे गए हैं। उन सभी को निकालकर यहां पर मैं ले आया हूं और उनके पैटर्न के आधार पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। तो ये कंप्लीट एक क्लास होगी। देखो, आप कहोगे इतने कम समय में इतने क्वेश्चन कवर करा दिए, पॉसिबल है? मेरे भाई एक चीज समझिएगा, जब एंड टाइम होता है ना, जिन नोट्सों को बनाने में आप 3 साल लेते हो, 2 साल लेते हो, उन्हें आप 15-15 मिनट में रिवाइज करते हो। ये वही क्लासेस हैं जो आपके कंप्लीट सिलेबस को एक रिवीजन के तौर पर लेकर आ रही हैं कम समय में। जैसे इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो कराई किसकी, ज्योग्राफी की। एक वीडियो मैंने आपको कराई सबसे पहले करंट अफेयर की। तो ये आज साइंस की वीडियो है। आने वाले टाइम में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे ताकि आपका शॉर्ट रिवीजन 27 से पहले हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो, 12-12 घंटे की मैराथन आप ना करो। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए चीजों को। जो चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बाकी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट मैं चाहता हूं, और लाइक तो हर एक बच्चा करेगा इस क्लास को। बाकी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि का क्या मतलब है? मूल भौतिक राशि का मतलब है कि वो स्वयं से ही बनी है। स्वयं से मतलब जैसे यहां पर बल है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसमें द्रव्यमान और त्वरण का कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक है हमारे पास, वो है क्या? विद्युत धारा। इसका मात्रक है एम्पियर, और ये क्या है? एक मूल मात्रक है ना, मूल मात्रक है। कौन कौन से मूल मात्रक है? विद्युत धारा होगी, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। ये 7 हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शक्ति का मात्रक। देखो, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है ना, हर्ट्ज। इसके अलावा शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा, है ना। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का क्या होगा? वोल्ट होगा मात्रक विभवांतर का। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति तो मैंने आपको बताया एम्पियर विद्युत धारा हो गया, है ना। कूलाम जो है आवेश का हो गया, वोल्ट जो है विभवांतर का हो गया, और शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट हो गया। शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या होता है? देखो, बल होता है F बराबर m इंटू ए। क्या होता है? m इंटू ए होता है हमारे पास फोर्स बराबर। इसमें m क्या है हमारे पास? m है द्रव्यमान, a क्या है? a है एक्सेलरेशन, है ना। तो इसका जो मात्रक निकल कर आता है वो आता है न्यूटन। क्या निकल कर आता है? न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। किसके? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर। याद रखोगे तो इसका मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन इसका मात्रक है। इसके अलावा फेराडे नहीं, न्यूटन इसका मात्रक है। अगला, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य होता क्या है? W बराबर होता है हमारे पास बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, इसी को कहते हैं हम जूल। क्या कहते हैं? जूल। और 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। किसके बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका मात्रक होता है जूल। तो यहां पर न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये याद रखेंगे। इसके अलावा वॉट, वॉट शक्ति का मात्रक हो गया, और डाइन जो है ये टीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है डाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आवर्ती को मापा जाता है किसमें? तो मैंने आपको कहा आवर्ती को हर्ट्ज में नापा जाता है, हर्ट्ज में, है ना। जैसे अगर मैं कहूं 20 हर्ट्ज से कम आवर्ती की ध्वनि को क्या कहा जाता है? अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक, कितनी? 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को कहा जाता है श्रव्य तरंगे, जिन्हें हम सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि को कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे, जिनसे चमगादड़ उड़ती हैं। क्लियर है? ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? मैंने कहा हर्ट्ज में आवृत्ति को नापा जाता है, हर्ट्ज में। अच्छा, अगर मैं बात करने लगूं ऊष्मा, ऊष्मा की क्या इकाई होती है? कैलोरी होती है। ऊर्जा की क्या इकाई होती है हमारे पास? ऊर्जा को किस में नापा जाता है? कोई बता सकता है? ऊर्जा की मात्रक, कार्य का मात्रक एक ही होता है, जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की लंबाई क्या होती है? प्रतिरोध होता है ओम, और प्रतिरोधकता होता है हमारे पास ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ओम, है ना। ओम जो है हमारे पास, ओम मीटर मात्रक है किसका? मैंने आपको बताया ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर।
नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है और एक लाइट ईयर बराबर होता है 3.26 पारसेक। पारसेक और पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं कहूं प्रकाश वर्ष जो है इकाई किसकी है, तो आप कहें प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी? दूरी की इकाई है और दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है वो हमारे पास क्या है? पारसेक है। एक लाइट ईयर बराबर 3.26 पारसेक होता है। अगला है प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? मैंने कहा दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। वर्ष के आधार पर आपको यह नहीं लगाना है कि वर्ष हुआ और आपने लगा दिया तुरंत, क्या आपने तुरंत लगा दिया वर्ष होने पर? समय का नहीं, समय का नहीं है। ठीक है, देखिएगा एक छोटी सी अपडेट मैं आपको देता हूं। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 21, यानी 21 का आधा दिन। 22, 23, 25, 26, 27 से जिनका एग्जाम उनके लिए बता रहा हूं, जिनका बाद में उनके लिए तो गोल्डन चांस है ये, है ना। 4 दिन है। अगर बाई चांस आप 4 दिनों में 11,000 क्वेश्चन को देख गए तो सोचिए एग्जाम में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे। उसी के आधार पर मैंने ये एनसीईआरटी से कुछ फैक्ट निकालकर 11,000 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। कौन कौन से? देखिएगा, मैंने हिस्ट्री के, मतलब अगर मैं बात करूं किसको लेकर, टोटल 11,000 क्वेश्चन में ज्योग्राफी के मैंने 1,000 क्वेश्चन 1 के। इसके अलावा मैंने किसको? करंट अफेयर को लेकर कितने? 1,000 क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने पूरे जी के जीएस को लेकर 6,000 क्वेश्चन। कितने? 6 के क्वेश्चन, 6,000 क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने आपको स्टैटिक को लेकर 1,000 क्वेश्चन और कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस को लेकर 2,000 क्वेश्चन, 2,000 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। इसके अलावा हिस्ट्री और साइंस के एक और पीडीएफ है, हिस्ट्री और साइंस की टॉप 20 टॉपिक की, तो उसमें भी आपके 500 से 600 क्वेश्चन है। तो आप मोटा मोटा देखोगे तो आप, मैं ओवरऑल मान के चलूं, ये लगभग 12,000 क्वेश्चन है। कितने? 12,000। अब आपको करना कैसे है? अब आपको बैठना है, उस पीडीएफ को खोलना है। प्रिंट विंट नहीं है टाइम भाई, प्रिंट का ये टाइम प्रिंट का नहीं होता, फोन से पढ़ने का होता है। आपने पीडीएफ खोली स्टैटिक की, मान लीजिए, स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। आपको टाइम सेट कर लेना है भाई, 1000 क्वेश्चन है, मैं बैठ रहा हूं और आधे घंटे मुझे 1000 क्वेश्चन को आंखों के सामने से निकाल देना है। बस पीडीएफ को पढ़ना आंसर देगा, पढ़ना आंसर देगा, ऐसे करके निकाल देना है। ऐसे ही स्टैटिक, ऐसे ही ज्योग्राफी, ऐसे ही मतलब जीके जीएस के 6,000 क्वेश्चन, ऐसे करंट अफेयर के 1,000 क्वेश्चन, इनका रिवीजन कर दो लास्ट टाइम, वो आंखों के सामने से निकाल दो। टारगेट रखो कि भाई सोने से पहले 2 घंटे हमें केवल इन पीडीएफ को देखना है। 3-4 दिन में 11,000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, है ना। ये पीडीएफ आपको मिलेगी इस नंबर पर, और एक पीडीएफ पेड है ना। अब बस मैसेज करके ये मत कहना, क्योंकि 11,000 क्वेश्चन जिसने टाइप किए हैं उसे बहुत मेहनत लगी होगी, इस चीज को भी आप समझ पाएंगे। अगर नौकरी लग गई तो एक बात समझिएगा, अगर नौकरी लग गई तो मैं कह रहा हूं एक दिन की सैलरी का 1/10वां भाग भी नहीं है। सोचो, तो लोभ लालच नहीं, फोकस करो कि कंटेंट क्या मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। यहां पर आओ, चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है। तो मैंने आपसे कहा प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। तो आप याद रखेंगे प्रकाश वर्ष क्या है, इनमें से देखना जरा। वह वर्ष जिसमें सूर्य प्रकाश अधिकतम रहता नहीं। एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। क्या कहलाती है? लाइट ईयर कहलाती है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश की गति सेम है, इक्वल है, घटती बढ़ती नहीं है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसीलिए हम प्रकाश वर्ष में नापते खगोलीय दूरियों को। ठीक है, चलिएगा। जब कोई चीज फिक्स रहेगी, मान लीजिए आपका पैमाना है, स्केल है, अब स्केल मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा है, तो कभी अलग नापेगा कभी अलग नापेगा। वही स्केल परफेक्ट होगा तो आप उसी का तो यूज करेंगे, क्योंकि उससे कभी भी मिस्टेक नहीं आएंगी। इसीलिए प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश सेम स्पीड से के साथ चलता है, इसलिए खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में नापते हैं, क्योंकि यूनिट चेंज नहीं होती है। एक पारसेक बराबर, तो आप याद रखें 3.26 प्रकाश वर्ष के होता है ना। चलिएगा, और वहां पर मैंने शायद लिखने में मिस्टेक कर दी, पीछे वाली में, है ना। एक पारसेक बराबर लिख लेना, उल्टा लिख दिया था, है ना। एक पारसेक बराबर होता हमारे पास 3.26 लाइट ईयर, वो उल्टा लिख गया गलती से, है ना। इसे करेक्ट कर लेना, मैं कर देता हूं, कभी फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दोगे ना। ये उल्टा हो गया है ना। ये एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला
अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, पारसेक मात्रक है, तो पारसेक मैंने कहा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा? पारसेक। मापन की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसका आंसर मैं आपको होमवर्क में चाहूंगा। आपको ये देखना है 0.39 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इंच बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक नैनोमीटर होता है किसके बराबर? तो एक नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 सेंटीमीटर के बराबर। 10 की पावर -9 सेंटीमीटर के बराबर होता है हमारे पास एक नैनोमीटर। नेक्स्ट, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर, एम्पियर मैंने आपको बताया विद्युत धारा एम्पियर में, पावर वोल्ट में, है ना, सॉरी पावर वाट में, प्रतिरोध का हमारे पास होता है ओम, और वोल्टेज का होता है हमारे पास वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है, जो हम जो बिजली उत्पादित करते हैं उसे मेगावाट में नापते हैं। जैसे आप कहते हैं हीराकुंड डैम से इतने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है ना। इसके अलावा गुजरात में सरदार सरोवर डैम से 1450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो जो उत्पादित की जाती है ऊर्जा उसको मेगावाट में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अब आपको ये मिलाना है। अगर मैं आपसे कहूं त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको कहते हैं त्वरण। तो त्वरण हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, है ना, स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास त्वरण यानी एक्सेलरेशन। बल क्या होता है? बल होता है मैंने आपको बताया न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कार्य क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। और आवेग होता है हमारे पास न्यूटन इंटू सेकेंड। क्यों? आवेग होता है कोई बल कितने समय तक लगेगा, है ना। आवेग टॉ बराबर होता है हमारे पास F इंटू टी। कोई बल कितने समय तक लगेगा वो उसका आवेग कहलाता है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड आवेग का हुआ। तो हमारे पास क्या होगा? 4312 ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से ऐसा यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित है? कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है। बल का न्यूटन होता है, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, बिल्कुल ठीक है। दाब का डाइन नहीं होता है। दाब का क्या होता है? दाब का होता है पास्कल। डाइन तो किसका मात्रक है? बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। दाब का होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? देखो, बल का मात्रक हो गया, फोर्स का हो गया न्यूटन, दाब का हो गया पास्कल, प्रतिबल का भी होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता, याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए यूनिट की दर से खर्चा कितना होगा? देखो, यूनिट कभी आपको निकालनी हो ना तो आपको निकालना है वाट इंटू घंटे यानी आवर इंटू डे अपॉन 1000, है ना, चलेगा। कितना दिया गया? 100 इंटू 10, दिन तो दिया ही नहीं गए, है ना, बटे 1000। ठीक है, तो 1000 से 1000 कट गया तो 1 यूनिट आया। तो 5 रुपए दर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा 1 यूनिट का? 5 रुपए। कितना आएगा? 5 रुपए आएगा। नेक्स्ट, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो खर्चा कितनी यूनिट आएंगी? देखो, 100 वाट का बल्ब हो गया, है ना, कितने घंटे चल रहा है? 10 घंटे, दिन दिए नहीं गए हैं, बटे 1000, है ना। तो आंसर क्या होगा? 1 यूनिट। क्या आएगा? 1 इकाई, 1 यूनिट बिजली का खर्चा आएगा। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अगला है हमारे पास, 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो ऊर्जा की इकाई कितनी होगी? देखिएगा, 100 वाट का बल्ब है ना, 100 वाट का बल्ब है, 4 घंटे तक, ये 4 घंटे तक हमने जलाया, ठीक है, और वो कुछ दिया ही नहीं गया हमें, दिन तो कुछ दिए ही नहीं गए, बटे 1000, यानी 400 बटे 1000। और 400 बटे 1000 का क्या मतलब है मेरे भाई? तो 400 बटे 1000 का मतलब 0.4। तो कितने यूनिट बिजली आएगी? 0.4 यूनिट बिजली आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है तो 30 दिन में कितने यूनिट का खर्च आएगा? तो मैंने कहा 60 वाट का बल्ब है, 5 घंटे 30 दिन तक, बटे 1000, है ना, तो आया 6 पंजे 30, ठीक है, इंटू 30 बटे 1000। ठीक है, ये कट गया हमारे पास सारा का सारा 9, है ना। आंसर क्या होगा? 9 यूनिट आएंगे। कितने आएंगे? 9 यूनिट आएंगे। नेक्स्ट, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, जो कम प्रकाश देगा, है ना,
तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी तो उस तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है, और लाइट नहीं पहुंच पा रही तो मतलब वो कम प्रकाश दे रहा है। तो कम प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 220 वाट का जनरेटर एक बल्ब से जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है, VI, ठीक है ना। V मतलब क्या होता है 220, और धारा मतलब कितना होता है 0.5, तो क्या बनेगा हमारे पास 110, है ना, 110 वॉट। तो आंसर क्या होगा 110 वॉट, है ना। वॉट शक्ति का मात्रक वोल्ट नहीं वॉट होगा, ये तो वैसे कट जाता, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखो डायनमो जो है ना, ये कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करती है यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप याद रखेंगे ये किसको कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखोगे। नेक्स्ट अगला, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि होती है, 50%, 30% या फिर 80% हानि होती है। देखो जब ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी तो हानि 0। तो आप याद रखेंगे ऊष्मा की कोई हानि नहीं होगी जब विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ऊर्जा का कन्वर्जन हुआ है बस, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति। मैंने कहा मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, जबकि यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सॉरी, क्या पूछा गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, हाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है हमारे पास मोटर, याद रखेंगे। तो हमारे पास मोटर जो होती है विद्युत मोटर, ये कन्वर्ट करती है, क्लियर है। विद्युत मोटर में मैंने आपको बताया, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय में ऊर्जा में नहीं, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आप देखो आपके घर पर लाइट चली है तो आप क्या करते हो, इन्वर्टर चला देते हो, जिसमें बैटरी होती है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है, वही रासायनिक ऊर्जा आपको लाइट देती है। तो सीधी सी बात है, ऐसा कौन करेगा, ऐसा करेगी बैटरी। कौन करेगी, ऐसा करेगी बैटरी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है। माध्यमों में आपको बताना है किसमें ध्वनि की चाल का आरोही क्रम बताना है, बढ़ता हुआ क्रम। देखो ध्वनि की जो चाल होती है ना, वो निर्वात में तो होती नहीं है, ठीक है। उसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। तो इसमें से ठोस कौन सा है, इस्पात। इस्पात ठोस है। उसके बाद द्रव कौन सा है, जल। और गैस कौन सी है हमारे पास, नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी, इस्पात में, सेकंड पर हमारे पास जल में, और थर्ड पर होगी नाइट्रोजन में। आरोही क्रम पूछा गया, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले पर आएगा 3 1 3 1 2, है ना, 3 1 2, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग अधिकतम ठोस में होता है, और इसमें से ठोस जो है वो धातु है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती, आप याद रखें, ध्वनि के गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। ध्वनि तरंगे, आपको बताएं ध्वनि तरंगों के बारे में क्या है। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस में। तो आप बताएंगे ठोस, द्रव और गैस में चल सकते हैं, निर्वात में नहीं। तो ठोस, द्रव और गैस सब में चल सकती है, लेकिन निर्वात में गति नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ध्वनि जो है वो निर्वात में आर पार नहीं जा सकती। किसमें, निर्वात में आर पार नहीं जा सकती। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को किस लिए बनाया जाता है, ताकि वो ध्वनि को अवशोषित कर ले और नॉइज ना हो। तो आप याद रखें ध्वनि के अवशोषण करना चाहिए, इसलिए इन्हें बनाया जाता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, 17 मीटर या फिर 16.5 मीटर होनी चाहिए कम से कम दूरी, तभी हम प्रतिध्वनि सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। मतलब कोई चीज आगे है, हम उससे प्रतिध्वनि सुनना चाह रहे हैं, दोबारा लौट कर ध्वनि, तो मिनिमम डिस्टेंस 16.5 या फिर 17 मीटर होनी चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट, ध्वनि के स्रोत व परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे ध्वनि की प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो मैंने कहा 17 देखा देता है कभी 16.5, दोनों याद रखेंगे, लगभग 16.5 या फिर 17। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित कितना होता है? तो ये होता है हमारे पास 332 होता है वैसे यहाँ पर, और 330 दिया गया, ये भी ठीक है। 330 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का वेग वायु में। नेक्स्ट, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के धरातल पर जो है वो वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि मूवमेंट नहीं करेगी, निर्वात है। तो आप याद रखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। इसका मतलब क्या है बेटे? चुगली करो चंद्रमा पे जाके, है ना। लड़कियों के लिए बहुत सही जगह है भाई, बातें कहोगे लीक भी नहीं होगी, ठीक है, ये बहुत सही जुगाड़ है भाई। चलिएगा, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि यहां पर वायुमंडल नहीं है ना, तो ध्वनि प्रचारित करने के लिए माध्यम नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिएगा। मैंने कहा पराश्रव्य तरंगे वो होती जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ठीक है, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और ये जैसे चमगादड़ होती है, वो चमगादड़ जो होती है वो छोड़ती है बड़ी बड़ी चिमनियों को साफ करने में, इसके अलावा घड़ी के पुर्जों को साफ करने में। इसके अलावा हमारे पास कई ऐसे उपकरण जिनमें, जैसे सोनार में इसका यूज किया जाता है, इन सभी में पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। चमगादड़ इन्हीं के थ्रू उड़ती है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, बिल्कुल। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार में किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कहेंगे ये सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। मनुष्य की श्रव्य क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है मनुष्य की, जिसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में हम पराश्रव्य ध्वनि का यूज करते हैं। किसमें? सोनोग्राफी में। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकती हैं और अपने शिकार भी कर सकती हैं, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि वो पराश्रव्य ध्वनि को भेजती हैं और टकराकर वापस आती हैं, तो पराध्वनि तरंगे निकलती हैं और वो टकराकर वापस आती है, उनसे अपना रास्ता बनाती है। डेसिबेल, डेसिबेल क्या नापता है? डेसिबेल नापता है वातावरण में ध्वनि कितने डेसिबेल की है, ठीक है, जिसे 80 डेसिबेल से ऊपर की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट, डेसिबेल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? ध्वनि की तीव्रता नापने में डेसिबेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश दोनों तरीके की गति करता है, फोटोन कणों से मिलकर बना होता है, तरंग और कण दोनों की तरह काम करता है प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? तो किसका वेग अधिकतम होगा? प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा, इन सभी में से प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड से चलता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। कहां पर? निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? तो ठोस द्रव, देखिएगा, निर्वात में सबसे ज्यादा, जस्ट ध्वनि का उल्टा, ठोस में सबसे कम, द्रव में थोड़ी ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा, और निर्वात में सबसे ही ज्यादा, है ना। तो आप याद रखेंगे किसमें न्यूनतम हो जाती है? तो इसमें सबसे हार्ड कौन सा है? कांच सबसे हार्ड है, तो इसमें सबसे न्यूनतम होगी। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो धरती तक पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं तब, देखो, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो मैं बता देता हूं, सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, सॉरी, मैंने क्या कहा? सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसकी चाल क्या होगी? इसकी चाल अगर किस में जा रही है हमारे पास? सघन से विरल में जा रही है, तो स्पीड बढ़ जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना। अभिलंब से दूर हट जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, अभिलंब से दूर और चाल बढ़ जाएगी। चलिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन विसर्जन नलिकाओं में किसका यूज किया जाता है? तो आप देखते हो लाइट आती है बड़ी अच्छी अच्छी सी देखने वाली, है ना, बड़े अच्छे ऐड आती हैं जो रोडों पर लगे हुए होते हैं, उनमें नियोन गैस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसके कारण होता है? तो ध्वनि के बहुल परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ये घटना होती है। जैसे हम पानी में पेंसिल को डुबाते हैं, टेढ़ा दिखाई देना, सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना,
ठीक है। इसके अलावा तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का एग्जाम्पल है ना। इसके अलावा रेगिस्तान में आप देखो पानी पानी सा दिखता है। हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, ये सभी ध्वनि के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। टूटे हुए कांच के भाग का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होगा हमेशा जब प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल में जाएगी, है ना। तो प्रकाश जब हीरे से कांच में जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हीरा सघन है और कांच विरल है, तब हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, मैंने कहा। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर, मैंने कहा ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज किया जाता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, याद रखेंगे। इसी को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम्स, इन्हें कहा जाता है आत्महत्या की थैली। गोल्जी बॉडी को कहा जाता है क्या? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। इसके अलावा तारकाय, सेंट्रोइड, ये कोशिका विभाजन में हेल्प करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? टोटल 46 और 23 पेयर। टोटल 46 और 23 पेयर। मानव शरीर में की कोशिकाओं में गुणसूत्र के जोड़े, मैंने कहा ना, टोटल 46 और पेयर में 23 होते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता होती है, किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण विविधता आती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली होती है ना। देखो, अगर छिपकली को टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा टेम्परेचर बनेगा तो मेल होगा और कम टेम्परेचर मिलेगा अंडे को तो फीमेल होगी। तो उसमें कोई लिंग का निर्धारण ऐसे नहीं होता है, उसमें लिंग का निर्धारण टेम्परेचर के आधार पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? देखो, पादप कोशिका जंतु कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया भी होती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका भी होती है, जीव द्रव्य भी होता है, कोशिका का केंद्रक भी होता है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में मैंने कहा ना, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस? तो पावर हाउस कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को, कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो मैंने कहा ना, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? फिर से वही क्वेश्चन, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी हुई होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड की भी और प्रोटीन की भी प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई होती है। प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका में लगे हुए होते हैं राइबोसोम्स, वो राइबोसोम्स करते हैं किसका? प्रोटीन संश्लेषण का काम। तो प्रोटीन संश्लेषण अंतःप्रद्रव्य जालिका पे लगे राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। कड़वाहट जीव के किस भाग से आती है? कड़वाहट, तो जो किनारा वाला भाग होता है ना, इससे हमें आता है कड़वाहट का स्वाद। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा समय तक हमारे पेट में रहता है खाना, लेकिन अधिकतम पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुंह से कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन का सबसे पहले पाचन हमारे पेट से स्टार्ट होता है। जो पाचन करने का काम करता है हमारे पास कौन सा? पेप्सिन एंजाइम, है ना। और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है हमारी छोटी आंत में। जो पचाने का काम करता है कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम, है ना। तो किसका पाचन होता है पेट में? पेट में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, लार काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायता करती है? तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है, अभी मैंने आपको बताया। और 30% कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, 70% जो है वो हमारी किस में होता है? वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंजाइम एक क्या है? तो विटामिन है, बिल्कुल। एंजाइम एक विटामिन है, सॉरी, एंजाइम क्या है? बायो उत्प्रेरक है। क्या है? बायो उत्प्रेरक है, आप याद रखें। बायो कैटलिस्ट है हमारे पास एक एंजाइम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति यकृत करता है? तो देखो, यूरिया जो बनता है ना हमारे शरीर में, यूरिया जिसको हम बाहर निकालते हैं, उसको बनाने का काम हमारा यकृत करता है। यकृत कौन करता है? यकृत करता है। और यकृत में ही एक और चीज बनती है, वो है पित्त रस, है ना। पित्त रस भी यकृत में बनता है और इकट्ठा रहता है पित्ताशय में,
याद रखोगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एंजाइम लाइपेज, लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकालता अग्नाशय है लेकिन वर्क करते हैं छोटी आंत में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये अग्नाशय से निकलते हैं, है ना, जिसमें एमाइलेज एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, लाइपेज करता है वसा का और ट्रिप्सिन एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखो, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, गैस्ट्रिक नहीं, गैस्ट्रिक तो जूस है, गैस्ट्रिक जूस है ना, निकलता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मैंने कहा ना मुंह से प्रारंभ होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, लार करती है और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, छोटी आंत में वर्क करता है, निकलता है अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पुच्छ जो होता है, मतलब आपने देखा होगा कि पहुंच जो होती थी वो क्या होती थी हमारे पास? लार्ज इंटेस्टाइन, वही बढ़ जाती थी, वही पहुंच हुआ करती थी, अब वो खत्म हो गई, तो ये क्या होता है हमारे पास? लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, बड़ी आंत। मानव शरीर में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के कौन कौन से भाग हैं? जेजुनम, इलियम और डेडुनम, है ना, तो आप याद रखेंगे कौन कौन से? जेजुनम, डेडुनम और इलियम, ये भाग हैं, छोटी आंत के पार्ट होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो मैंने कहा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है लार, इसे ही कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करते हैं जो कि पेट में 30% और छोटी आंत में 70% होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मानव शरीर की वो है यकृत। कौन सी? यकृत। अग्नाशय मिक्स ग्लैंड है। अवटु ग्रंथि जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, इसी के फूल जाने के कारण हमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के फूल जाने के कारण ही क्या होता है? हमें घेंगा रोग होता है। ठीक है ना। और आमाशय हमारा पेट है जहां पर सबसे ज्यादा समय तक खाना रहता है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, निम्न में से अंगों में से पित्त का संचय कहां पर होता है? बनता हमारे पास कहां पर है? पेट में है और इकट्ठा रहता है पित्ताशय में। कहां पर? पित्ताशय में इकट्ठा रहता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण जो है वो कहां पर होता है? यकृत में होता है। कहां पर? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? प्रोटीन का पाचन कौन करता है मेरे भाई? पेप्सिन एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है, चलिएगा। अब ये आपको मिलाना है। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन, तो मैंने कहा स्टार्च का पाचन करता है टाइलिन, है ना। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पचाता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध को पचाता है ना, दूध को पचाता है रेनिन। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है ना, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, रेनिन क्या करता है? वसाओं को जल अपघटित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? दो, दो, दो के बाद हमारे पास तीन, दो तीन, दो तीन, दो तीन चार एक, गलती इसमें 5 लिख दिया है ना, 4 हो गए, यहां पर 5 तो है ही नहीं। 2 3 4 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? देखो, हमारे पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसमें मैग्नीशियम होता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण हमारे पास पत्तियों में खाना बनाया जाता है पौधों के द्वारा। तो इसमें क्या होता है? इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो भैया कार्बन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ना। क्या बनता है उत्पाद में? ये O2 है ना, O2 है। देखो क्या होती है प्रकाश संश्लेषण? 6CO2 जो कि वातावरण से ली गई, प्लस के 6H2O जो कि पानी भूमि से लिया गया, इससे बना C6H12O6 प्लस के 6O2। क्या बना? 6O2। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से ऊर्जा या फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। तो उत्पाद क्या हुआ? उत्पाद हुआ ऑक्सीजन। उत्पाद क्या हुआ? उत्पाद हुआ ऑक्सीजन। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, तभी तो करेंगे। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है, तो मैं कहूंगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल होगा।
ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है ना, और ऑक्सीजन को बनाते हैं। मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कौन सी गैस उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और निकाली जाती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण इसके बिना नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? सौर ऊर्जा जो है किसमें बदल जाती है? अच्छा, सौर ऊर्जा जो बनती है, देखो सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? खाने में। खाना क्या है? रासायनिक ऊर्जा, है ना। तो सौर ऊर्जा का किसमें हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन आ जाता है। खाना बनाने, खाना क्या? रसायन ही तो खाना, तो रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम, फ्लोएम करते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन, और जाइलम करते हैं जल का ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्लोएम क्या करते हैं? फ्लोएम करते हैं फूड, फूड मतलब आहार, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट, पौधे में पानी पहुंचा जाता, पानी मतलब वाटर, मतलब क्या? फ्लोएम फूड, जाइलम जल। तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। परजीवी जो दूसरों पर डिपेंड रहता हो, इसे कहते हैं अमरबेल। परजीवी प्रकार का पौधा है अमरबेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो देखो, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, एथिलीन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, इंसुलिन तो हमारे अग्नाशय में बनता, पादप नहीं है, जंतु हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखो, इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन ये तो हमारी ग्लैंड से निकलता है, एस्ट्रोजन ये निकलता है वुमेन्स में, है ना। ये हमारे पास होता है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो देखो, इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, साइटोकाइनिन है। ये तो क्वेश्चन रिपीट है ना, साइटोकाइनिन होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो CaSO4 इंटू 2H2O को जब हम कितने पर गर्म करते हैं? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O बनता है, और इसी को क्या कहा जाता है? POP, यानी इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यानी जिप्सम को गर्म करने पर बनता है, और जिप्सम ही मिट्टी की क्षारीयता को दूर भी करती है। सीसा और टिन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम क्या? इसे कहते हैं हम पीतल का सा सोल्डर, सोल्डर इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट, लिटमस लाइकेन के बने हुए होते हैं। लिटमस किसके? लाइकेन के बने हुए होते हैं लिटमस। मिट्टी का तेल लालटेन में चढ़ता है केशिकात्व के कारण, कैपिलरी के कारण जड़ता है। तौलिया गीली हो जाती है एक कोने से दूसरे कोने तक, कैपिलरी के कारण, केशिकात्व के कारण। पौधे का कौन सा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण। किसमें होता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनायन कहा जाता है ना, यानी कैटायन कहा जाता है। और एनायन किसे कहा जाता है? ऋणावेशित आयन को। तो ये तो आपके सामने लिख दिया धनायन, वो एग्जाम में देगा कैटायन और एनायन। कैटायन होते हैं पॉजिटिव आयन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, अगला है, निम्न में से कौन सा अधातु है? लोहा धातु है, तांबा धातु है, जिंक धातु है, गंधक सल्फर जो एक अधातु है। सल्फर क्या है? एक अधातु है सल्फर। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति, मोर देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। अपश्रव्य तरंगों की बता तो दी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, और ये होते हैं आपके लगभग 150 क्वेश्चन कवर। मुझे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ये बताइएगा कि कम समय में मैंने आपका पूरा रिवीजन करा दिया, हाँ या ना? अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे भाई उसे लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। अभी जल्द ही आपकी पॉलिटी की भी कंप्लीट क्लास आने वाली है, जिसमें मैंने 100+ क्वेश्चन को कवर किया, पूरी पॉलिटी को। उसके बाद आपकी हिस्ट्री की भी क्लास आने वाली है, ज्योग्राफी की तो आ चुकी है। ये छोटी छोटी वीडियो आपको रिवीजन करा रही हैं और एग्जाम में मोटिवेट होकर भेज रही हैं, है ना। और इसके अलावा मैंने जो बताया था 12,000 क्वेश्चन का आपको लेना ही लेना है, और इसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। किसी के बहकाई में मत आओ, किसी को ये मत कहो कि भाई इतना महंगा सस्ता है। मैंने कहा एक दिन की सैलरी का 1/10वां भाग है बस।
बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन कर लोगे। अगर 12,000 क्वेश्चन करके जाओगे, उनके टिक्स देख जाओगे, तो मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो हिट करेंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जीएस में पॉइंटों में बच्चे बाहर होंगे, पॉइंटों में आप देखना 0.005 पर भी बच्चा बाहर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।